को टॉपिक कराने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं राधे राधे, गुड इवनिंग। तो जितने भी सारे लोग हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। चलिए तो फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा और टॉपिक है आज का वो है रेस्पिरेशन सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, तो आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र को। किसको पढ़ना है? श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहते हैं श्वसन तंत्र को। किसको कहते हैं? श्वसन तंत्र को। तो ये आपको क्लियर करना है, मुझे मार्क कर देना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और हम इन चीजों को याद रखेंगे। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन क्या होता है, ये आपको समझना है। सबसे पहले देखिए हम हर चीज देखो, हम पूरे क्या करते हैं, वायुमंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसों को शरीर से अंदर लेते हैं और उन्हें बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को देखिए नाक के माध्यम से लेने के बाद और ब्लड में घुलने तक और ब्लड में घुलने के बाद फेफड़ों तक पहुंचकर और फिर से वापस निकलने तक की ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं तो आपको एक चीज समझनी है, वो है सबसे पहले श्वसन को, कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं। क्या हुआ? तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ये परिभाषा मुझे आपको क्लियर करनी है। तो आपको सबसे पहले समझना है, देखिए श्वसन वह जटिल प्रक्रिया है जहां जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण एवं विखंडन होता है। तो आपको बेटा याद रखना है श्वसन क्या है। श्वसन वह प्रक्रिया है जहां जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन एवं विखंडन होता है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। श्वसन वह प्रक्रिया है जहां जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण एवं विखंडन होता है। देखिए जटिल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। अगर हमने सारी चीजें क्लियर की हैं तो श्वसन क्या होता है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्या हो रहा है? विखंडन। विखंडन यानी वो टूट भी रहा है। वो क्या हो रहा है? टूट भी रहा है। तो हम अगर बात करें कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो आपको याद रखना है कि श्वसन कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कैटाबॉलिक। देखिए हम इसको कैटाबॉलिक या उपापचयी बोलते हैं हिंदी में, उपापचयी। ठीक है, तो उपापचयी प्रक्रिया है। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया होगी? कैटाबॉलिक प्रक्रिया होगी। आप इसको याद रख सकते हैं, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको कैटाबॉलिक, है ना। इसे इंग्लिश में कैटाबॉलिक के नाम से ही जानते हैं और हिंदी में कहते हैं उपापचयी प्रक्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, कि कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अब देखिए कैटाबॉलिक प्रक्रिया क्या होती है, कि वे प्रक्रियाएं जिनसे शरीर के भार में कमी आती है, जिन प्रक्रियाओं को होने में क्या होता है, हमारी बॉडी वेट में कमी आए, उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। तो वह कैटाबॉलिक जो प्रक्रिया है, तो इससे क्या होता है? इससे शरीर के भार में कमी आती है। ऐसे आपको समझना है, इससे शरीर के भार में कमी आती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो उपापचयी प्रक्रिया होती हैं। इनसे हमारी बॉडी वेट में क्या आती है? कमी आती है। तो जिन प्रक्रियाओं के होने से हमारे शरीर में हमारे शरीर के बॉडी वेट में यानी शरीर के भार में कमी आए, वो क्या कहलाएंगी? वो कैटाबॉलिक प्रक्रिया कहलाएंगी। तो बेटा समझ में आया होगा आपको। तो बताइए श्वसन वह प्रक्रिया जहां जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण विखंडन हो, वह कहलाता है श्वसन। तो इसमें कैसी प्रोसेस होगी? ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में होगा क्या? हमारे शरीर के वेट में क्या आएगी? कमी आएगी। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर करनी थी अभी। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हम इस श्वसन की बात कर रहे हैं, देखिए अभी मैंने तंत्र पर कोई बात नहीं करी, मैं इसे डिटेल में क्लियर करूंगा। अभी केवल मैं रेस्पिरेशन को क्लियर कर रहा हूं, श्वसन को। अगर आपसे पूछा जाए श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्लियर करना है। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसे क्लियर करते हैं। देखिए श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसे बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उसकी बात करें तो देखिए एक होता है ऑक्सी श्वसन। पहले मैं अनॉक्सी को पढ़ा देता हूं। एक होता है अनॉक्सी श्वसन,
और एक होता है ऑक्सी शोषण। एक होता है कौन सा? ऑक्सी शोषण। तो देखिए ऑक्सी और अनॉक्सी में आपको क्लियर करना है, या मैं पहले ऑक्सी पढ़ा दूं अनॉक्सी, जैसे भी आपको पढ़ना है, पढ़ना दोनों तरीके से ही है, इनको आपको क्लियर करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम कौन सा शोषण पढ़ने वाले हैं? अनॉक्सी शोषण। तो देखिए अनॉक्सी शोषण को हम क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये भी आपको याद रखना है, BIC करना है इसको, है ना? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ऑक्सी शोषण को, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तो आपको याद रखना है अनोक्सी और ऑक्सी शोषण को किस टाइप से जानते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से आपको दोनों चीजें क्लियर करनी है और उन्हीं दोनों चीजों को हम क्लियर करेंगे कि किस टाइप से। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अनोक्सी शोषण। सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे हम क्या कहते हैं? अनोक्सी शोषण कहते हैं। तो ये किसकी अनुपस्थिति में होती हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं। तो आपको याद रखना है कि वे प्रोसेस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो वह क्या कहलाती हैं? अनोक्सी शोषण कहलाती हैं। ये क्लियर करना है बेटा आपको कि अनोक्सी शोषण किसे कहेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? अनोक्सी शोषण कहलाता है। अब यहां पर होता क्या है तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था बेटा, तो आपको याद रखना है यहां पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूरी तरह से कंप्लीट पाचन नहीं होता। कंप्लीट पाचन नहीं होता तो क्या बनेगा? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता क्या है? तो आपको याद रखना है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एथिल अल्कोहल के, याद रखना है बेटा, CO2 और एथिल अल्कोहल को हम बात करेंगे C2H5OH से। तो याद रखना है C2H5OH, ऐसे आपको याद रखना है। तो एथिल अल्कोहल, CO2 और एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अनोक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहां पर होता क्या है? तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं होता, और कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। तो कितने अणु बनते हैं? कंप्लीट 2 अणु बनते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर 2 अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। 2 अणु बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के कितने अणु बनेंगे? अनोक्सी शोषण में 2 अणु बनेंगे। ये आपको क्लियर करना था। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको क्लियर करना है, तो मैं क्लियर करूं कि आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेगी। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको यहां पर वो फॉर्मूला क्लियर करा रहा हूं अनोक्सी शोषण का, बड़े गौर से ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो बेटा याद रखेंगे ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब हम जब यहां से बात करेंगे तो इसको रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा क्या? तो मैंने बताया कि 2 आपके किसके अणु बनेंगे? एथिल अल्कोहल के। एथिल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? C2H5OH। तो 2 अणु तो किसके बन गए? एथिल अल्कोहल के बन गए। इसे मैं लिख देता हूं यहां पर एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं एथिल अल्कोहल। तो 2 अणु किसके बने? एथिल अल्कोहल के बने। और 2 अणु किसके बन रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? तो बेटा एनर्जी को भी याद रखना है, प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 56। बेटा यही याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है अनोक्सी शोषण में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और पूछा ऐसे जाता है कि अनोक्सी शोषण में ग्लूकोज के विखंडन के बाद
क्या बनता है, तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनता है। कितने अणु बनते हैं, तो आपको बोलना है 2 अणु बनते हैं। और आपसे पूछा जाए कि कितनी ऊर्जा निकलती है, तो आप बताएंगे 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होंगी यहां पर। अब आपसे अनोक्षी श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो वो चीजों को समझना है कि ये प्रोसेस जो होती है, अनोक्षी श्वसन की जो प्रोसेस होती है, ये किन किन जीवों में होती है, ये आपको याद रखना है। तो अनोक्षी श्वसन अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रोसेस होती है वो किण्वन प्रोसेस होती है। किण्वन होता है क्या, फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो देखिए इसमें जो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये किण्वन या फर्मेंटेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है। और यहां पर कुछ चीजें होती हैं जो एक कोश के जीवों में क्रिया होती है। तो कंडीशंस में मैं लिखा देता हूं कुछ चीजें जिनको मैं कुछ को साफ करता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है यहां पर, इसको मैं क्लियर करूंगा, है ना। चलिए देखिए यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। अब देखेंगे आप लोग तो अनोक्षी श्वसन क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोसेस कैसी होती है, किण्वन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होती है। किण्वन, किण्वन को हम क्या कहते हैं, किण्वन लिखता हूं मैं यहां पर, एक मिनट रुकना, किण्वन, ठीक है, किण्वन, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो किण्वन जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, वो भी कहां होती है, वो भी आपकी अनोक्षी श्वसन में होती है। और इसमें बनता क्या है बेटा, तो आपको याद रखना है इसमें पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये पायरुविक अम्ल, इसमें क्या बनता है, पायरुविक अम्ल है तो वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में बदलना, पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में बदलना कौन सी प्रोसेस होगी, अनोक्षी श्वसन प्रोसेस होगी। तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है यहां पर। तो अनोक्षी श्वसन में होता क्या है, पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये आपको क्लियर कर लेना है और जिससे आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन आए कि ये किस प्रकार के जीवों में होता है, तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार के जीवों में होगा। तो आपको याद रखना है एक कोश की जीवों में, यूनिसेल्युलर, एक कोश की जीवों, ये किन किन में होता है, एक कोश की जीवों में होता है, यानी हम इसे यूनिसेल्युलर बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ लें, यूनिसेल्युलर जीवों में ये होता है, एक कोश की जीवों में। और किस किस में हो सकता है, तो आपको याद रखना है फंगई यानी कवक बोल सकते हैं हम इसको, फंगई यानी कवक, ईस्ट बोल सकते हो, है ना, ईस्ट में होता है। तो ये किन किन जीवों में होता है, तो फंगई में होता है, कवक ईस्ट में होता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है और इस तरीके से ये आपका अनोक्षी श्वसन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कंडीशंस में पूछते क्या है, कैसे क्वेश्चन आना है, उन सब चीजों को समझेंगे। तो देखते हैं फटाफट, आपको बताता हूं। देखिए समझिए दोबारा, अनोक्षी श्वसन ऐसी श्वसन प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऐसी श्वसन प्रक्रिया या ऐसी प्रोसेस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वो अनोक्षी श्वसन कहलाता है। अनोक्षी श्वसन में आपको बताए तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरीके से पाचित नहीं होता ग्लूकोज। और इसमें क्या बनते हैं, अपूर्ण ऑक्सीकरण के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। और 2 अणु बनने के बाद में जब इसकी प्रोसेस कराते हैं तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो मैंने इस फॉर्मूले से आपको बताया है, C6H12O6 जो ग्लूकोज है। और इसको तोड़ने पर एथिल अल्कोहल के 2 अणु बने और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। ऐसे बेटा आपको समझना है, ठीक है। 2 ही किसके अणु बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 2 लगा देना दोनों में, मैंने यहां पे लगाना भूल गया था तो आप लगा लें यहां पर, मैंने वहां ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा कि अनोक्षी श्वसन किस प्रकार की प्रोसेस है। तो आप जानते हैं जितनी भी चीजें सड़ा गला कर बनाते हैं उसे हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंतर्गत होता क्या है, पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रोसेस के अंतर्गत पायरुविक जो अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल में बदलता है। आपको बताना है अनोक्षी श्वसन के अंतर्गत बदलता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस प्रकार के जीवों में होता है, तो आपको बताना है एक कोश की जीवों में, कवक और ईस्ट जैसे जीवों में भी ये रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन, अनोक्षी श्वसन रेस्पिरेशन। ये आपको क्लियर करना है बेटा।
ठीक है। तो बाकी की ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जल्दी जल्दी बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं क्लियर करूंगा ऑक्सीशोषण को। तो जल्दी से क्लियर करेंगे इस चीज को। चलिए देख लेता हूं मैं आप लोगों को कि आपके कमेंट्स मुझे जल्दी से आ जाने चाहिए, जल्दी से अपने कमेंट्स दे दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्लियर कर दीजिए। ओके बढ़िया, ठीक है। तो फिर मैं इसे अब साफ कर रहा हूं, है ना। चलो अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और आपको मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीशोषण। क्लियर करते हैं इसको, आप देखेंगे आप लोग। देखिए अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है, उन चीजों को देखेंगे। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा तो उसको समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपने देखा ही है कि वहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीशोषण, तो मैं यहीं से क्लियर करूंगा इसको। तो देखिए ऐसी प्रोसेस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो इसे किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। अब यहां होता क्या है, तो यहां आपको याद रखना है, यहां ग्लूकोज का या भोज्य पदार्थों का पूर्ण तरह से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां क्या होगा, यहां भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। यहां भोज्य पदार्थों का पूर्ण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां भोज्य पदार्थों का पूर्णतः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो आपको याद रखना है इसका दूसरा पॉइंट जो पूछा जाए कि भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीशोषण के अंतर्गत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रोसेस के बाद जब भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो बनता क्या है, तो क्या बनेगा बेटा, तो आपको याद रखना है बनता है, क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है क्या बनेगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। और क्या बनेगी, ऊर्जा। तो इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है ऑक्सीशोषण से बॉडी को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कंडीशंस में वही चीजें याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। तो तीन चीजें हमें ऑक्सीशोषण से क्या होगा, मिल जाएगा। देखते हैं कि कैसे ऊर्जा मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला आपको देख लेना है थोड़ा सा, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं C6H12O6 की। ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज की प्रक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं। किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। अब आपको याद रखना है कि ग्लूकोज की जो प्रक्रिया है वो हम ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ कराते हैं, तो 6 अणुओं के साथ कराते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाता हूं, तो आपको याद रखना है 6 अणुओं के साथ हम ऑक्सीजन की प्रक्रिया कराएंगे। कितने अणुओं के साथ, 6 अणुओं के साथ। तो C6H12O6 ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज, ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहां, वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, ये आपको याद रखना है। अब इस प्रोसेस को जब हम बनाते हैं आगे, तो बनता क्या क्या है उसे मैं नीचे लिखूंगा। तो सबसे पहले हमने यहां पे बनाया 6O2, ठीक है। 6 क्या बना लिए, O2 बना ले, O2 मत बनाओ, CO2 बनाओ, 6CO2 बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाए, 6CO2 बनाया और प्लस 6 क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। देखो हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया और ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली यहां पर। तो 6CO2 बने, 6H2O बने, प्लस अब जो एनर्जी है ये हमारे कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, तो आपको याद रखना है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको समझना है। तो इतनी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, तो आप लोगों को याद रखना है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीशोषण। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। अब इस ऑक्सीशोषण की जो प्रोसेस होती है वो किन किन जीवों में होती है, अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाएंगे, तो आपको याद रखना है। देखिए ऑक्सीशोषण की जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी मानव में, किसमें होती है, मानव में। यानी हम लोग किस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीशोषण वाला रेस्पिरेशन करते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। सभी प्रकार के जानवर क्या करते हैं, तो वो भी एरोबिक करते हैं। सरीसृप क्या करते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और सभी प्रकार के पक्षी भी क्या करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो मानव, जानवर, सरीसृप और पक्षी सभी किस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते
करते हैं, अर्थात ऑक्सीशोषण करते हैं। तो बेटा बताइए मुझे, अभी आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? रिवीजन करा देता हूं एक बार दोबारा से। ऑक्सीशोषण किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यहां भोज्य पदार्थों का क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि रिएक्शंस में क्या होगा, तो आपको मैंने बताया ग्लूकोज है जो भोज्य पदार्थ में आता है, ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस कराते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ऊर्जा कितनी निकलेगी? 686 निकलेगी। और जीव कौन कौन से? मानव, पक्षी, सरीसृप जो भी है सब में ये पाया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये आपका श्वसन जो 2 प्रकार की प्रोसेस होती है ये हो जाती है आपकी कंप्लीट। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। चलो ठीक है, फिर आपका सबका कमेंट्स आ गया, क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब इसके बाद में आपके लिए कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं, उनको भी देखना है आप सबको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। अभी देखिए, मैंने आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ मेन चीजें बताई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि श्वसन किन किन चीजों में किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन बहुत सारा हमारा एग्जाम्स में आता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, हम जो श्वसन की जो प्रोसेस है वो कई जीवों में कई प्रकार से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ जीवों के मतलब कुछ अंगों के नाम लिख रहा हूँ, और उन अंगों से किन किन में रेस्पिरेशन होता है ये आपको याद रखना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है बेटा आपको। देखिए, मैं अगर बात करूं कि लंग्स हम किसे कहते हैं? फेफड़ों को। अगर आपसे पूछा जाए कि फेफड़ों से रेस्पिरेशन कौन करता है, कौन किन किन जीवों में फेफड़ों से रेस्पिरेशन होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन आते हैं गिल्स से। तो ये सारे जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले ही क्लियर करा दूंगा आज आपको। तो गिल्स से रेस्पिरेशन कौन करता है ये आपको याद रखना है। इसे हिंदी में कहते हैं गलफड़ा। इसे क्या कहते हैं? गलफड़ा या गलफड़े, जो भी है आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आता है कि स्किन से कौन से जीव होते हैं जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कैसे क्लियर करेंगे, वो सारी चीजें मैं भी क्लियर करा दूंगा बेटा। आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कराने वाला हूं आज के टॉपिक में। और बेटा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, अपना नोट्स तैयार करिए। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे बायोलॉजी के वीडियो देख लें, दोबारा से कंटेंट तैयार हो जाएगा आप सबका। और जो भी MCH ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो भी ये सारी चीजें देख सकते हैं बेटा। तो ध्यान रखिए, आपको वो नोट्स तैयार करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया गया वहां पर भी, तो क्लियर करिए उन सबको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। त्वचा से अब आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे जीव हैं जो स्टोमाटा से अपना श्वसन करते हैं। स्टोमाटा यानी हम इन्हें बोलते हैं सरंध्र या रंध्र। इन्हें क्या बोलते हैं? सरंध्र या रंध्र। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो स्टोमाटा या रंध्र या सरंध्र से रेस्पिरेशन करते हैं, और कौन से जीव हैं जो ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया। ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना ट्रेकिया द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ट्रेकियल ट्यूब बोल देते हैं मोस्टली, ट्रेकियल ट्यूब आप एल बना लीजिए, ट्रेकियल ट्यूब ही लिख देता हूं मैं पूरा, जिससे आपको याद रहेगा। एग्जाम में ट्रेकियल ट्यूब ही पूछी जाती है, SSC वगैरह पूछता है ट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं ट्रेकियल ट्यूब को। ट्रेकियल ट्यूब द्वारा जो श्वसन करते हैं वो कौन है? ठीक है, और इन चार को मोस्टली याद रखना है। एक लास्ट और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स या फेफड़ों से श्वसन कौन करता है, तो बेटा आपको याद है कि एक तो मानव करते हैं, हम जितने भी एनिमल्स हैं और जिनमें कौन आता है? मानव भी। तो हम सभी लोग एनिमल्स और मानव क्या करते हैं? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो छिपकली भी किससे श्वसन करती हैं? छिपकली भी किससे श्वसन करती हैं? या अनर रेप्टाइल्स वगैरह जो भी हैं वो किससे श्वसन करते हैं? तो वो किससे करता है? फेफड़ों से। तो ये आपको याद रखना, मोस्टली छिपकली यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आपको याद होगा जब मेढक, देखिए मेढक को मैं यहां पर कुछ चीजों में क्लियर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। जब मेढक थल पर होता है, थल पर मतलब पृथ्वी पर, जब वो पृथ्वी पर होता है तो वो सांस किससे लेता है? तो आपको याद रखना है कि जब मेढक
थल पर होता है तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं गिल्स से सांस कौन कौन लेता है। देखिए लंग से सांस लेने वाला मानव हो गया, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, इतनी सारी लोग आपको किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गिल्स से सांस कौन लेता है तो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बेटा पूछा ही जाता है, आपको याद भी होगा और बहुत से लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। तो मैं बता दूं, गिल से सांस लेने वाली जो होती हैं वो होती हैं मछलियां, फिशेस, मछलियां, हम इन्हें फिशेस के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है फिशेस, जितनी भी मछलियां होती हैं सभी गिल्स से श्वसन करती हैं। और बेटा मैं आपको बात करूं कि मेढक का जो लार्वा होता है, मेढक का लार्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेढक के लार्वे को टेडपॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपॉल। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेडपॉल। तो मेढक का जो लार्वा होता है, लार्वा यानी जब मेढक अपने स्पर्म को पानी में छोड़ता है ना, तो वो उसका लार्वा होता है, उस समय वो किससे श्वसन करता है? वो श्वसन करता है गिल्स से। तो मेढक का लार्वा जो होता है वो किससे श्वसन करता है? गिल्स से श्वसन। ठीक है, तो मेढक का लार्वा जिसे हम टेडपॉल के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है किससे करता है? टेडपॉल से, यानी सॉरी गिल्स से श्वसन करता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आती है स्किन। देखिए त्वचा से सांस लेने वाले कौन हैं? त्वचा से सांस लेने वाले होते हैं केंचुआ। केंचुआ को बोलते हैं हम अर्थवॉर्म। केंचुआ को हम क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म बोलते हैं। तो कौन होता है? केंचुआ होता है। इसके बाद में कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा केंचुए के बाद में? तो आपको याद रखना है कि इसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा मेढक। और अब आपसे पूछा जाए कि सर फिर से मेढक, इतना सारा मेढक, तो बेटा मेढक की 3 प्रोसेस होती हैं। एक होती है टेडपॉल, जब वो जन्म लेकर मेढक अपने स्पर्म को छोड़ देता है तब वो पानी में होता है तो गिल्स से श्वसन करता है। और जब वो पानी में होता है, जब मेढक पानी में होता है तो पानी में श्वसन किससे करता है? मेढक जब पानी में होता है तो श्वसन करता है अपनी त्वचा से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको देखिए मेढक जब पानी में होता है तो आपको याद रखना है कि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है और ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेढक पानी में होगा तो किससे श्वसन लेगा? अपनी स्किन से श्वसन लेता है। ठीक है, और लार्वा किससे लेता है? गिल्स से। और थल पर होता है तो ये किससे लेता है? लंग्स से या फेफड़े से। तो मेढक के ये 3 क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऊपर नीचे करके, उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो मेढक जो होता है वो पानी से, तो केंचुआ हो जाता है। और भी मैं कुछ के नाम लिखा दूं तो आपको याद रखना है कि केंचुआ हो गया, मेढक हो गया, इनको ही रखिए बस। और इसके बाद में स्टोमाटा बात करें तो सभी प्रकार के पौधे, जो पौधे होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? स्टोमाटा से। तो पौधे, तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे? पौधे आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स को आपको याद रखना है। तो जितने भी पौधे हैं वो स्टोमाटा से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और इसके बाद में आता है ट्रेकियल ट्यूब। तो बेटा इसको याद रखेंगे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है इस बार ये ज्यादा पूछे। ट्रेकियल ट्यूब इनकी श्वास नली को बोला जाता है। ट्रेकियल ट्यूब यानी श्वास नली। तो इसको बात करें तो इससे कौन लेते हैं? इसको हिंदी में बोल दूं मैं पहले, आपको श्वास नली समझ लीजिए। हिंदी में कहते हैं श्वास नली। इससे जो सांस लेते हैं वो सभी कीड़े मकोड़े लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रैकियल ट्यूब से। किससे लेते हैं? ट्रैकियल ट्यूब से। अब उन कीड़े मकोड़े में जो प्रमुख हम बात करें तो कौन होगा? कॉकरोच। कौन हो जाएगा? कॉकरोच। इसको तो आप सब लोग जानते हैं, लड़कियां तो बहुत डरती हैं इससे। तो कंडीशंस में आप लोगों ने देखा होगा, नई लड़कियां डरती हैं तो हीरोइनें तो बहुत डरती हैं, इतना तो आपने देखा ही होगा टीवी में। एक मजाक कर रहा हूं बेटा, बस समझने के लिए है ना। तो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं और कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें कॉकरोच जैसे जो जीवाणु जो कीड़े मकोड़े हैं वो सांस लेते हैं ट्रैकियल ट्यूब से। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जनरल बॉडी सरफेस से सांस कौन लेता है? तो एक और होता है जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से सांस कौन लेता है? तो जनरल बॉडी जो सरफेस होता है हमारे शरीर की, सांस लेने वाले जो ऊपरी सतह होती है उससे सांस कौन लेता है? तो उससे जो सांस लेते हैं वो है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स। तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से या शरीर की ऊपरी सतह से सांस लेते हैं। तो ये कहां से सांस लेते हैं? शरीर की ऊपरी सतह से। शरीर की ऊपरी सतह से ये क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो बेटा मुझे बताइए आज के टॉपिक में आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। लंग्स यानी फेफड़े, गिल्स, स्किन,
सरंध्र, ट्रैकियल ट्यूब और जर्नल बॉडी सरफेस, इनसे कितने सारे जीव आपके सांस लेते हैं। तो ये कंडीशंस में आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो आपको आज के लिए जो मैं टॉपिक क्लियर कराऊंगा वो इतना ही क्लियर कराऊंगा। मिलेंगे कल के नेक्स्ट टॉपिक में, वो मैं सारा पूरा क्लियर कराऊंगा और उसमें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा उसको मैं पूरी तरीके से क्लियर करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, राधे राधे, जय भारत। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल